Very good morning to all of you. So students, today we are going to cover the second part of the chapter leadership, which is about various leadership theories. So in the theories, we have trait theory, behavioral theory, contingency theory, and situational theory. First is trait theory. The trait approach arose from the great man theory as a way of identifying the key characteristics of successful leaders. It was believed that through this theory, critical leadership traits could be isolated and that people with such traits could then be recruited, selected, and installed into leadership positions. This theory was common in the military and is still used as a set of criteria to select candidates for commissions. So according to this theory, हम एक स्पेसिफिक ट्रेड्स सेट कर लेते हैं या आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक क्वालिटीज एक लीडर की आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जिन जिन लोगों में वो क्वालिटीज हमें नजर आती हैं उन्हीं को हम लीडरशिप सिचुएशन या पोजीशन के लिए रिक्रूट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। सॉरी। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली ये एज्यूम किया जाता है कि जो लीडर्स होते हैं उनके ये कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं और जिन लोगों में वो क्वालिटीज होंगी उन्हीं को हम एज अ लीडर चूज करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस थ्योरी के एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज नेचुरली प्लीजिंग थ्योरी। इट सर्व एज अ यार्डस्टिक अगेंस्ट व्हिच द लीडरशिप ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी असेस्ड। इसमें हमें एक बेंचमार्क मिल जाता है, एक स्टैंडर्ड मिल जाता है जिन ट्रेट्स को हम एज अ यार्डस्टिक यूज कर सकते हैं लोगों को अपॉइंट करने के टाइम पे। इट गिव्स अ डिटेल्ड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीडर एलिमेंट इन द लीडरशिप प्रोसेस। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? देयर इज अ बाउंड टू बी सम सब्जेक्टिव जजमेंट इन डिटरमिनिंग हु इज रिगार्डेड एज गुड एंड सक्सेसफुल लीडर। एक तरह से सब्जेक्टिव जजमेंट है, अगर हमें किसी को लगता है कि इस बंदे में लीडरशिप वाले क्वालिटीज हैं तो उसे सिलेक्ट किया जाएगा, तो अगर नहीं लगेगा तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर बायसनेस ऑफ अ पर्सन और according to the judgment of a person. There is also a disagreement over which traits are the most important for an effective leader. Next is about behavioral theory. These theories of leadership are based upon the belief that great leaders are made, not born. Rooted in behaviorism, this leadership theory focuses on the actions of leaders, not on mental qualities and internal states. According to this theory, people can learn to become leaders through teaching and observation. The behavioral approach says that anyone who adopts the appropriate behavior can be a good leader. तो अकॉर्डिंग टू इस अप्रोच के लिए थ्रू ये बताया जाता है कि जो लीडरशिप है वो क्वालिटीज किसी भी टाइम किसी भी ह्यूमन बीइंग में इनबिल्ट की जाती हैं थ्रू रेगुलर टीचिंग, थ्रू रेगुलर ऑब्जर्वेशन। आप लीडरशिप क्वालिटीज लीडरशिप ट्रेड्स को सीख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप में वो क्वालिटीज बाय बर्थ इनबिल्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी क्वालिटीज हैं लीडरशिप की जो कि कोई भी पर्सन पर्टिकुलर टाइम पे नॉलेज के थ्रू गेन कर सकता है। सो दिस इज थ्योरी इज कॉल्ड बिहेवियरल थ्योरी। अब इसके अंडर काफी सब कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज ओहियो स्टेट लीडरशिप थ्योरी, यूनिवर्सिटी स्टडीज, managerial grid, University of Michigan studies. Next is contingency theory. In contingency theory of leadership, the success of a leader is a function of various contingencies in the form of subordinate, task, and or group variables. The leader who are very effective at one place and time may become unsuccessful either when transplanted to another situation or when the factors around them change. This helps to explain how some leaders who seem for a while to have the Midas touch suddenly appear to go off the boil and make very unsuccessful decisions. तो ये कंटिजेंसी थ्योरी ये कहती है कि जो लीडरशिप का इफेक्ट है, जो लीडरशिप के फंक्शन है या उसका सक्सेस है एक लीडर का, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस वेरिएबल्स। अगर लीडर के पास अच्छे काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स हैं, अच्छे काम करने वाली टीम है, टाइम पे टारगेट कंप्लीट करते हैं, उसकी डायरेक्शंस के को फॉलो करते हैं, वैसा काम करते हैं, तो देन दैट लीडर इज सक्सेसफुल। अगर उसके बाद ये सारे वेरिएबल्स जो हैं वो सही नहीं है या इनका प्रोपोर्शन सही नहीं है, आपके पास रिक्विजिट एम्प्लॉयज नहीं है या एम्प्लॉयज हैं तो वो आपकी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे, तो हो सकता है आप एक अच्छे लीडर की तरह काम ना कर पाओ। यही रीजन है कि किसी जगह पे एक पर्सन को जब हम एम्प्लॉय करते हैं एज अ लीडर तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन किसी दूसरी जगह पर अगर सेम पर्सन को एज अ लीडर एम्प्लॉय किया जाता है तो वो इतने इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे सकता। So all the results of the leadership that are depends upon the various variables
which the leader have. कंटीजेंसी थ्योरी अप्रोच में भी आगे फर्दर काफी थ्योरीज हैं, जैसे फिडलर्स कंटीजेंसी मॉडल है, हार्से एंड ब्लैंचर्ड सिचुएशनल थ्योरी, पाथकोल थ्योरी, ब्रूम्स जैको कंटीजेंसी मॉडल. Next is Fiedler's contingency model. Fiedler's model assumes that group performance depends upon leadership style described in terms of task, motivation, and relationship motivation. Situational favorableness determined by three factors: leadership member relation, degree to which the leader is accepted and supported by the group members, task structure, extent to which the task is structured and defined with clear goals and procedure, position power, the ability of a leader to control subordinates through reward and punishment. So, according to this model, three are the basic parameters which define the success of a particular leader style. वो तीन पैरामीटर्स क्या हैं? फर्स्ट इज कि एक लीडर का अपने ग्रुप मेंबर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ग्रुप मेंबर्स उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. नेक्स्ट इज टास्क स्ट्रक्चर. टास्क स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि जो भी उनको काम दिया जा रहा है सबॉर्डिनेट्स को, वो क्लियरली डिफाइंड है, उन्हें पूरी तरह से उसको समझाया गया है, उसके गोल्स क्या है, क्या क्या प्रोसीजर है, वो पूरी तरह से बताया गया है. नेक्स्ट इज पोजीशन पावर. अब लीडर तभी काम करवा पाएगा सबॉर्डिनेट्स के थ्रू अगर उसके पास कोई पोजीशन होगी, मतलब उसके हाथ में पनिशमेंट या रिवॉर्ड उसके कंट्रोल में होंगे, तभी वो काम करवा पाएगा. Next is Blanchard's situational theory. The Harsey-Blanchard situational leadership theory was created by Dr. Paul Harsey and Ken Blanchard. The theory states that instead of using just one style, successful leaders should change their leadership styles based on the maturity of the people they are leading and the detail of the task. Using this theory, leaders should be able to place more and less emphasis on the task. So, according to this theory, अगर एक लीडर ने सक्सेसफुल लीडर की तरह काम करना है तो उसे अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पर्सन्स के अकॉर्डिंग अपना लीडरशिप स्टाइल जो है वो टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा. According to Hars and Blanchard, there are four main leadership styles. Telling as one, leaders tell their people exactly what to do and how to do. पहला स्टाइल ये है लीडरशिप का कि वो लोगों को बताएं कि वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से काम करवाना चाहते हैं. नेक्स्ट इज सेलिंग. Leaders still provide information and direction, but there is more communication with followers. Leaders tell their message to get the team on board. According to this style, they provide information and directions to the followers. Next is participating. Leaders focus more on relationship. इस type of situation में leader ज़्यादा focus करता है maintaining good relationship with the juniors. The leader works with the team and share decision-making responsibilities. Next is delegating. This style of leaders pass most of the responsibility on to followers or group. ये टाइप के जो लीडर्स हैं वो ज्यादातर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको देते हैं? अपने ग्रुप मेंबर्स को और जूनियर्स. Next is path goal theory. According to path goal theory, the leadership responsibility is to increase the subordinates' motivation to attain personal and organization goal. A person may do these by obtain a certain leadership style according to situation. First is directive leadership. It tells subordinate exactly what they are supposed to do, which includes planning, making schedules, setting performance goals and behavior standards. So डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल में लीडर एग्जैक्टली बताएगा सबॉर्डिनेट्स को कि कौन कौन सा काम करना है, किस तरीके से काम करना है, राइट फ्रॉम द प्लानिंग टू शेड्यूलिंग सारी इंफॉर्मेशन उन्हें दी जाएगी. सपोर्टिव लीडर इट शो कंसर्न फॉर द सबॉर्डिनेट्स वेल बीइंग एंड पर्सनल नीड. सपोर्टिव लीडर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ ज़्यादा कंसर्न होगा, उनके फायदे के बारे में, उनकी पर्सनल नीड्स के बारे में भी सोचेगा, प्लस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में भी सोचेगा. पार्टिसिपेटिव लीडरशिप. डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन द ग्रुप कंसल्टेशन. जो पार्टिसिपेटिव लीडर होगा वो ग्रुप के साथ कंसल्ट करके फिर कोई भी चीज को डिसाइड करेगा. नेक्स्ट इज अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप. Challenging goals are set and high performance is encouraged while showing confidence in the group's ability. So achievement oriented leaders जो होते हैं they set very high goal, ठीक है, जिसको अचीव करना है एक पर्टिकुलर टीम में,
साथ ही साथ वो उनको एनकरेज करेंगे और उनकी एबिलिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस शो करेंगे कि दैट यू पीपल आर एबल टू अचीव दिस गोल। Next is managerial grid. It describes the relationship between the leaders, concern for tasks, and concern for people. But this theory differs in its perspective. The managerial grid considers leadership style based on their focus on tasks and people. The managerial grid is based on two behavioral dimensions: concern for people. Some leaders are of the type that they are very much concerned for the people working under them. Some people, leaders are of the type that they are only concerned about the production. They are only concerned about the high productivity. They are not concerned about the people. Using the axis to plot leadership, concern for production versus concern for people, Blake and Mount defined the following five leadership styles. So, according to Blake and Mount, there are five leadership styles. For example, you can see in the diagram, country club type leaders, they are highly concerned for people and they are low concerned for production. Team leaders, they have high concern for people as well as high concern for production. Impoverished, they have low concern for people as well as low concern for production. And product or parish leaders, they have high concern they have high concern for production and low concern for people. So these are the various types of leadership styles according to the managerial. Next is Likert School of Leadership. Dr. Francis Likert, 1903 to 1981, was a management theorist. According to Likert, the efficiency of an organization or a department is influenced by their system of management. Likert categorized his four management styles: exploitative authoritative system, benevolent authoritative system, consultative system, the participative group system. First is exploitative authoritative. Responsibility lies in the hands of the people at the upper ec- echelons of the hierarchy. So इस टाइप ऑफ सिस्टम में क्या होता है कि जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हायर रैंक के जो पर्सन है हायरार्की में उनके पास होती है. Next is benevolent authoritative. The responsibility lies at the managerial level but not at the lower levels of the organizational hierarchy. So इसमें हम responsibility किसको देते हैं काम की जो कि middle level of persons है but not to the lower levels. Benevolent authoritative, their responsibility lies at the managerial levels but not at the lower levels of the ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. इसमें भी मैनेजरियल लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं बेसिकली काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी जाती है. वो काम करवा सकते हैं लोअर लेवल ऑफ स्टाफ से बट लोअर लेवल ऑफ स्टाफ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. Participative responsibility for achieving the organization goal is widespread throughout the organization. Participative style में हम जो responsibility है that is being divided between all the members of the organization by making them involved in the decision making process. So this was the whole topic for today. Next time we will meet with the new topic. Thank you.